than a decade old in the industry. He is now the lead presenter and commentator for Star Sports coverage of international cricket. Herbalife Nutrition. Please put your hands together for Jatin Sabru and get ready for a special surprise. आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। पूरी हर्बल लाइफ फैमिली को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से आज हम यहाँ 30,000 से ज्यादा एसोसिएट्स इकट्ठे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती है हम सभी एक ही छत के नीचे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम सभी एक लिंक के जरिए इकट्ठे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ आपके लिए एक बहुत ही खास सेशन लेकर आने की मौका मिला है, क्योंकि जब आप एक सर्वश्रेष्ठ एथलीट, एक सर्वश्रेष्ठ चैंपियन के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ उनका प्रदर्शन ही आपको प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उनकी समाधान ढूंढने की मानसिकता, रोज काम के प्रति उनका समर्पण और खुद के बारे में, खुद को और बेहतर बनाने की इच्छा शक्ति आपको वाकई में प्रभावित करती है। और हमारे आज के जो मेहमान हैं वो ये सब एक दशक से भी ज्यादा समय कर रहे हैं। आप उन्हें जानते हैं क्योंकि वो हमारे दिल में रहते हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी है और सिर्फ 32 साल के हैं, लेकिन वह अब तक 70 इंटरनेशनल सेंचुरीज बना चुके हैं। हाल ही में उन्हें दशक का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर होने के लिए प्रतिष्ठित गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाज गया है। भारतीय टीम के कप्तान, युवा आइकॉन और आपके प्रिय स्पॉन्सर्ड एथलीट विराट कोहली। विराट, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की तरह से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आना मेरे लिए खुशी की बात है। आमतौर पर हम ये सब और ज्यादा चुस्त दुरुस्त लोगों के सामने करते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे कई बार होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं हर्बल लाइफ फैमिली को ज्वाइन कर सका और आप जैसे अच्छे दोस्तों के साथ यहाँ बातचीत कर सका। यह हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए। अपने पूरी फैमिली, हर्बल लाइफ फैमिली, अपनी एक्सटेंडेड इंडिया फैमिली और दुनिया भर के फैंस की तरफ से बैक सीट ली है। मैं आपको इस नए सफर, एक पिता बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब कोई और है जो कप्तान का भी बॉस है। यह सचमुच ये हमारी जिंदगी में सबसे कमाल का फैज है। जैसे कि आपने कहा, प्रोफेशनली मैंने कुछ ओलंपियां हासिल की हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में एक नए जीवन को लाने और उसकी देखभाल करने से बढ़कर कुछ भी है। आप जानते हैं, कुछ भी इससे बढ़कर नहीं है। मेरा मानना है कि इस पूरी दुनिया में इससे खास चीज़ और कुछ भी नहीं है। सच में ये बहुत खास है विराट, बिल्कुल आज की सेशन की तरह। और यहाँ मैं दो बिल्कुल अलग अलग खास पलों की तुलना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के हमारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए जिन्होंने आज हमें यहाँ ज्वाइन किया है, यह एक शानदार मौका है, क्योंकि एक सर्वश्रेष्ठ एथलीट के द्वारा कुछ बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें शेयर करना ही वह चीज है जो हमें चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सीलेंस की खोज विद विराट। यहाँ सभी लोग इस बात को सोचकर हैरान होते हैं कि कैसे आप रोजाना एक्सीलेंस की परिभाषा ही बदल देते हैं। खुद आपके लिए इतने लंबे करियर में एक्सीलेंस की परिभाषा कैसे बदली? खैर, यह अब तक कमाल का सफर रहा है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना लंबा भी चल सकता है, और वो भी इतने जोश और तेजी के साथ। मुझे लगता है कि हम सभी के अंदर वो बात होती है, लेकिन इससे क्या करना है यह समझने में थोड़ा समय लग जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही मेरा करियर में भी हुआ। मेरे अंदर पहले दिन से वो प्रेरणा थी, लेकिन शायद शुरुआत में मुझे अपनी काबिलियत पर उतना भरोसा नहीं था। लेकिन उस प्रेरणा और दृढ़ता ने मुझे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां मुझे अपनी काबिलियत का एहसास हुआ। अगर मेरे अंदर बेहतर बनने की या खुद को रोज और बेहतर बनाने की वो लालक नहीं होती, तो मैं कभी भी अपनी सबसे ज्यादा क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। मैं टीम को क्या दे सकता हूं, इस बात का एहसास मुझे खुद कभी नहीं हुआ। शुरुआती कुछ सालों में आप जानते हैं उस तरफ जाना था, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा खेलने की कोशिश करना था। जब भी मौके मिले तभी उच्च प्रदर्शन करना था, और मैं जानता था कि पहचान बनाने के लिए मुझे 3 या 4 से ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे, और फिर से मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने और खुद को बेहतर बनाने और टीम को ये सब देने की उस दृढ़ता ने मुझे इस मौके का बेहतर फायदा उठाने की मदद की। लेकिन उसके परे मुझे लगता है कि 2012 से मैंने सचमुच रोजाना एक्सेलेंसी पाने की कोशिश करना शुरू किया, जिससे मेरे फिटनेस के बारे में हर बात को बदल दिया। और मेरे ख्याल से मेरे लिए यही वो बात थी जिसमें सब कुछ बदल दिया। मैं जब 8 साल का था तब से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप जानते हैं, एकेडमी में अभ्यास करता था, तो आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनली इसे सीख रहा था।
और इससे पहले भी मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, लेकिन अपने न्यूट्रिशन, अपनी फिटनेस रूटीन को बदलना, आप जानते हैं, अपने ट्रेनिंग शेड्यूल को बदलना, यही वो चीज़ें थी जिसने मुझे एहसास कराया कि मैं कितना बेहतर हो सकता हूँ और पूरे मोहल्ले और टीम के लिए किस तरह का बदलाव ला सकता हूँ। और विराट, हमने देखा है कि ये युवा स्तर की एथलीट्स को भी प्रभावित कर रहे हैं, और ना सिर्फ क्रिकेट की बल्कि आप अलग अलग खेलों की एथलीट्स को भी प्रेरित कर रहे हो। ये वाकई के शान की बात है कि भारत के पास आपके जैसे रोल मॉडल हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिस पर अक्सर लोग बात नहीं करना चाहते। यह कड़वी सच्चाई है, जब एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसने आपके जैसे इतने खेल खेले हो के लिए सफलता की बजाय असफलता जैसे रोज की बात होती है। जब बात आती है आपके जितने क्रिकेट खेलने की, और जबकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, फिर भी ये लोगों की नजरों में भी असफल होने जैसा है। जब आप लोगों के सामने आते हो, असफलता की सामना करना मुश्किल होता है या आसान होता है? खैर, शुरुआत में चीज़ों को सही करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन मुझे लगता है कि इससे परे आपको समझना होगा कि आपको खुद वही करना चाहिए जिसे आप सबसे अच्छे कर सकते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। आप रोजाना दिल से टीम के लिए खेलने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। हर बार जब आप मैदान पे उतरते हैं तो आपका मकसद सिर्फ टीम को अपना बेहतर देना, उसे जिताना होना चाहिए। और कभी ऐसा होता है, कभी नहीं होता है, भावनाएं उमड़ती है, लोग आपकी आलोचना करते हैं, जीत की जश्न भी मनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे आपको रोका जा सकता है। समय के साथ मुझे कुछ एहसास हुआ है कि आपको सिर्फ खुद के जैसे बनकर रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं या उसकी सोच क्या है, आपकी क्या आलोचना या तारीफ करते हैं। तारीफ से स्कोरबोर्ड में 50 रन नहीं जुड़ते हैं, आपका स्कोर वही वही का वही रह जाता है। जीत वैसे ही रहती है जैसे वो है। लोगों की तारीफ करने से लोगों की तारीफ करने से जीत का अंतर बड़ा नहीं हो जाता है, और आप रातों रात फेलियर नहीं हो जाते सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने खुद को इससे अलग रखना सीख लिया है, और मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए खेलता हूँ। हाँ, मैं जो खेलता हूँ, लोग उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो मैं करता हूँ उसका बाई प्रोडक्ट है। मैदान पर मैं खुद के जैसे रहता हूँ, और मैं हमेशा खुद के जैसे ही बनकर रहता हूँ। और मैं सबसे पहले खुद के प्रति ईमानदार रहता हूँ। खुद को आईने में देखता हूँ और रोज खुद से पूछता हूँ कि क्या मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, क्या मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। और रोज इसका जवाब होता है हाँ। और जब तक ये हाँ रहेगा, मैं इसी तरह की कोशिश करता रहूंगा, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहते हैं। क्योंकि मेरे करियर की शुरुआत में मेरे बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं थी, और अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है। और इन्हें बदलने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे सिर्फ एक ही कोशिश रहती थी कि मैं मैदान पर अपनी टीम के लिए अपना सब कुछ लगा दूं। जिस दिन से मैंने खेलना शुरू किया है, उसी दिन से मैंने अपना दिल और आत्मा टीम को दे दी है, और मैं ऐसा तब तक करता रहूंगा जब तक मैं खेलूंगा। क्योंकि मेरे लिए माइलस्टोन्स के, रिकॉर्ड्स के सारे रन से परे यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैदान पर आप यही देते हैं, और अपने देश के लिए खेलना सबसे बड़े गर्व की बात है। और यही वह आश्वासन है जो भारतीय फैंस को अपनी भावनाएं व्यक्त करने देती है। यह जानना वाकई एक शानदार एहसास होता है कि आपका स्किपर हर समय ऐसा कर रहा है और टीम के साथ ले जा रहा है। लेकिन विराट, अब बहुत पुरानी कहावत है कि ऊंचाई पर पहुंचते ही आप बहुत अकेले हो जाते हो। आप बिना सीढ़ियों के ही ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल ऊपर हैं। लेकिन सबसे ऊपर अगर आप अकेले होंगे तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आप ये सही जा रहे हैं या नहीं है? लगभग 2014 तक मैं बिल्कुल अकेला था, जब तक कि मैं टेस्ट टीम का कैप्टन नहीं बन गया। तब तक भी मैं अकेला ही टॉप पर था, क्योंकि मैं अपने सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, वाकई बहुत अच्छा खेल रहा था। कई लोगों की नज़र मुझ पर थी, मुझसे काफ़ी उम्मीदें थी, इसलिए उस समय भी मैं व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी दबाव महसूस करता था। लेकिन मुझे लगता है 2015 से सब बदल गया। यह मुझसे बढ़कर हो गया, यह और बड़ी चीजें हो गई। यह भारतीय क्रिकेट टीम की संस्कृति के बारे में हो गया, भारतीय क्रिकेट की आम संस्कृति के बारे में हो गया, और रोजाना मुझे कुछ मौके देने होते थे। मेरी कोशिश, मेरी प्रेरणा हमेशा ही भारतीय क्रिकेट को टॉप पर पहुंचाने की थी, टेस्ट क्रिकेट को टॉप पर बनाए रखने की थी, और वो मेरी एक सनक थी। आप जानना है, टॉप पर अकेले होने की भावना, व्यक्तिगत तौर पर खुद के बारे में की सोचने की भावना बहुत ही जल्दी खत्म हो गई। उस दिन से मेरे लिए सिर्फ एक ही बात जरूरी हो गई है कि मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूँ, आगे आने वाली पीढ़ी की खिलाड़ियों के लिए क्या कर सकता हूँ, किस तरह की संस्कृति, किस तरह की फॉर्मेट आप पीछे छोड़ना चाहते हैं, ताकि भारतीय क्रिकेट हमेशा ही टॉप पर रहे। और जब हर रोज आपका ध्यान सिर्फ उसी पर रहता है, तो आप खुद से बढ़कर सोचने लगते हैं, आप और ज्यादा लोगों के बारे में सोचने लगते हैं। और मेरे ख्याल से यह किसी के लिए भी सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और मेरे लिए लीडरशिप का मतलब यही है। और जब मुझे यह करने का मौका मिला,
टॉप पर अकेले रहने की वो सारी भावनाएं अपने आप खत्म हो गई। हाँ, ज़िंदगी अब ऐसा ही है। हमारी ज़िंदगी सच में अब बहुत मुश्किल है। आप वो सारी चीज़ें, आम चीज़ें नहीं कर सकते जो आपको पसंद है। यह आपको काम के साथ आता है और व्यक्तिगत तौर पर आपको इसे अपनाना ही पड़ता है। आप जानते हैं कुछ सालों के बाद जब आप खेलना छोड़ देंगे, आप जानते हैं तब धीरे धीरे चीज़ें शायद नॉर्मल हो जाएंगी और दूसरे लोग आएंगे और इस प्रोसेस के हिस्सा बन जाएंगे और वो सब भी इन्हीं चीज़ों से गुजरेंगे। वो फेज़ जिससे इस समय मैं गुजर रहा हूँ। तो यह एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि अपने खेल के टॉप होने की वजह से मुझे इतनी मार पड़ेंगी, और ये सिर्फ टीम के लिए है। और इसके अलावा मैं भारतीय क्रिकेट की आम संस्कृति को और क्या दे सकता हूँ। विराट, अब अगले सवाल को मुझे लीडर से पूछने में बहुत मजा आता है। यहाँ एक पॉइंट आता है, जब आपको कप्तान बनाया जाता है तो आपकी टीम में कुछ सदस्य आपसे ज्यादा अनुभवी होते हैं या आपसे उम्र में बड़े होते हैं, और ऐसा हर खेल में होता है। और ये काफी शानदार की है कि किस तरह से भारतीय टीम की लाठी एक कप्तान से दूसरे बेहतरीन खिलाड़ी और लीडर को मिलती है। लेकिन सबसे मुश्किल क्या है? जब आप एक साइड को लीड कर रहे हो तो आप शायद पुराने खिलाड़ियों को ज्यादा अनुभव कर सकते हो। सुनिश्चित करने के लिए कि आप इसे सही तरीके से करें, सबसे मुश्किल चीज क्या है? सबसे मुश्किल काम है अपने काम के प्रति ईमानदार रहना। आप जानते हैं मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा कैप्टन था जो बहुत ही समझदार था और जिसने ट्रांजिशन को इतने सुंदर तरीके से समझा, और जिस तरह का आपसी तालमेल और एक दूसरे के लिए जो इज्जत दोनों के मन में थी, साथ ही हमारी दोस्ती ने वाकई में इस ट्रांजिशन को बेहतर तरीके से होने में हमारी काफ़ी मदद की। और हम दोनों ही सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पर काम करते थे, जो कि थी ईमानदारी। हर समय टीम के लिए खेलना, कोई परेशानी या इरादा नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में कोई दूसरा विचार नहीं। जब बात टीम की आती थी तो मैं और वो दोनों ही हमेशा एक जैसे सोचते थे। टीम हमसे क्या करनी चाहती है हम वो करते थे, और इसलिए कभी भी कोई समस्या नहीं आई। मेरे ख्याल से ईमानदारी और अपने काम के लिए प्रतिबद्ध रहना सबसे मुश्किल चीज़ हो सकती है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आप जानते हैं आपके लिए गए फैसले के समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यही वो चुनौती है जो काम के साथ आती है। और एक कप्तान के रूप में जो मैं करना चाहता हूँ, टीम को जिस समय जिसकी ज़रूरत हो सकती है उसके लिए मैं हमेशा ही ईमानदार रहा हूँ, और मैंने उस फैसलों और अपने स्वभाव पर पूरी तरह से अमल किया है, बिना ये सोचे कि लोग इसे क्या समझेंगे। और मेरे ख्याल से शायद यही सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन ट्रांजिशन के मामले में ये सब बहुत ही आसानी हो गया है, और वो भी इसलिए क्योंकि MS धोनी और मैं कुछ अच्छे दोस्त हैं और हमारे अंदर आपसी समझ है। हम टीम के लिए काम करते हैं, यहाँ तक कि ट्रांजिशन फेज में भी। विराट, तो अब जबकि हम पूरी ईमानदारी से बात कर रहे हैं, ये लगभग हार्ट टू हार्ट बात चल रही है और आप पूरी तरह से खुलकर बात कर रहे हो। आप किस तरह से खुद को, सबसे ज्यादा जरूरी है कि टीम क्या सोचती है, जब आप खेल को परखते हैं और आप प्रदर्शन को परखते हैं, आप कैसे खुद को और टीम को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाते हैं? खैर, सिर्फ खेल का दिन नहीं होता जब आप अचानक आकर कहें कि हम जो भी करेंगे इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही हमारी होगी। मेरे ख्याल से यह ऐसा काम है जो अपने आप हमेशा होता रहता है। इसलिए अगर आप रोजाना अपने न्यूट्रिशन के ध्यान रखें, जो आपके ट्रेनर ने बताया हो या और वो इन लोगों ने बताया हो जो इसके इंचार्ज हैं, ट्रेनर आपको एक प्रोग्राम देता है, आप अभ्यास करने के लिए आते हैं, आपको 100 बॉल पकड़ना होता है, तो आप सिर्फ 90 बॉल पकड़ेंगे तो इसका मतलब कि शायद आप प्रतिबंध नहीं है, या फिर उस दिन आपकी टीम के लिए अपनी जिम्मेदारी सच्चाई से नहीं निभाया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारा सफलता की वजह है। जो आमतौर पर देखते हैं वह है पर्दे पर जो दिखता है, उसके पीछे की काम नहीं। अभ्यास में, ट्रेनिंग सेशंस में जो करने की ज़रूरत है उसके प्रति सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। फिर चाहे वह न्यूट्रिशन हो, चाहे वह ज़रूरत के मुताबिक आराम करना हो, चाहे वह अभ्यास के लिए जाना और सही तरीके से अभ्यास करना हो और टीम प्लान के मुताबिक काम करना हो, हर कोई इसके लिए प्रतिबद्ध है और हर किसी ने यह किया है। कप्तानी का मेरा स्टाइल, या फिर आमतौर पर आप कह सकते हैं कि लीडरशिप उदाहरण पेशा करना है। मैं अभ्यास के सेशन में जाऊंगा और मैं वो सब करूंगा जो मेरे कोच ने हमसे या एक कप्तान होने के नाते मुझसे चाहिए। मेरे हिसाब में मैदान पर टीम को जो करना चाहिए
उसे सबसे पहले मैं वहाँ जाकर करूँगा और उस काम का मैं एक हिस्सा बनूंगा। मैं शायद वहाँ जाने वाले कुछ पहले लोगों में से हूँ। अपने काम को मैं पूरा करूँगा और मेरे ख्याल से यह सबसे ज़्यादा मज़े की बात होगी और इससे लड़कों के साथ ज़्यादा बातचीत भी हो पाएगी। और यही वो चीज़ है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया और सभी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से लिया। पूरी टीम को इस आइडिया और कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया गया कि अभ्यास के समय हमारी कोशिशें, हमारा फिटनेस लेवल, हमारा मेंटल सेटअप आपके फिटनेस लेवल का बाया प्रकट है। अगर आपका शरीर मजबूत है तो आप बेहतर सोच सकते हैं। अगर आपका शरीर मजबूत नहीं है तो आप बेहतर नहीं सोच पाएंगे, आप दृढ़ नहीं रह पाएंगे। अगर ज़्यादा समय तक प्रतियोगिता में नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपका शरीर टूट रहा है। मुझे लगता है कि जब सारे लोग इसका महत्व को समझ पाएंगे तो हम सचमुच वो टीम बन जाएंगे जो कभी हार नहीं मानती, वो टीम जो करती रहती है और हर चीज़ के लिए संघर्ष करती है। ऑस्ट्रेलिया में यह देखना वाकई कमाल का था कि किस तरह से लोगों की भावनाएं उमड़ी और वो सिर्फ उनका किया गया प्रदर्शन ही था जिसे पूरी दुनिया जानती है, हर एक टीम जानती है। हाल के दिनों में इससे बड़ा और कोई उदाहरण हमें नहीं देखा है। तो विराट, क्या आप कहेंगे आगे बढ़ने के इस सफर में इस तरह की छोटी छोटी चीजें ही होते हैं जो बड़ा अंतर लाती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले लोगों में नज़रिए के बारे में बात की और वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, क्या सोचते हैं और उसको क्या मतलब निकालते हैं, यह उससे बहुत अलग है जो हमारी टीम में वाकई में होता है। उसमें और इसमें बहुत अंतर है क्योंकि आखिर में लोगों को मैदान पर रिजल्ट दिखता है और जैसे कि मैंने कहा कि हम उस सच्चाई को रोज़ जीते हैं। जब कैमरा हमारे ऊपर नहीं होता है तो वो सारी चीज़ें लोगों को दिखाई नहीं देती हैं कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, लड़कों के बीच की बातचीत, चीज़ें जो हमने की, टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया के मैच खेला था, और ये सारी चीज़ें नजर में नहीं आती है और आखिरकार लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखता है जो कि सही भी है क्योंकि स्टेज के पीछे क्या चल रहा है उसे वो नहीं देख सकते। पर हम समझते हैं कि पीछे क्या चल रहा है। एक छोटी बातचीत भी बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। आप एक कॉफी शॉप पर बैठकर अगर 5 मिनट की बातचीत कर ले तो पूरे सफर के लिए सामने वाले की पूरी मानसिकता की बदल सकती है। ये सारी चीज़ें अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं और ये सारी चीज़ें कभी भी समझी नहीं जा सकती हैं और कोई इन्हें समझ भी नहीं सकता है, ना ही किसी को अंदाज होगा कि ये कितनी ज़रूरी होती है। लंबे समय के लिए टीम के कल्चर को बनाए रखने के लिए, सालों साल के लिए इस लेवल तक स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए इन अलग अलग पड़ावों पर छोटी छोटी बातों की ध्यान रखने से बहुत कुछ बदल सकता है। अभ्यास पर अगर कोई कुछ कर रहा है और आप उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, वो अगले दिन जाकर यही चीज खेल में भी करें। तो जो भी युवा खिलाड़ी हमारी टीम में आते हैं उनके साथ हमारी बातचीत होती है और मैं उनसे हमेशा यह बात कहता हूं कि आपके पास कितनी भी अनुभव हो वो मायने नहीं रखता है। मैंने आज तक 80 टेस्ट खेले होंगे, पर अगर खेल वाले दिन तुम्हारा मेंटल सेटअप मुझसे बेहतर रहा तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। इसलिए अपने आप को किसी से कम मत समझो। यह मत सोचो कि अरे इन्होंने तो 80 टेस्ट खेले हैं, अगर यही अच्छा नहीं खेल पा रहे तो मैं कैसे खेल पाऊंगा। इस बात का कोई तुलना नहीं की जा सकती है। यही सारी चीजें हैं जो नजरअंदाज कर दी जाती हैं, पर ये सारी चीजें बहुत ही ऑर्गेनिक है क्योंकि हर कोई टीम के फायदे के लिए ही काम करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाकर बहुत बदलाव लाती हैं और आखिरकार आपको यह जानना जरूरी है कि जो भी हो आपको अपना काम करते रहना है और जैसे ही मैंने कहा अपना फर्ज निभाते रहो। लोगों का जो भी रिएक्शन है, जो भी टिप्पणी है, वो एक बाया प्रकट है। इसलिए हमें इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाद में क्या होगा, रिजल्ट के बाद क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कैमरे के पीछे कैसे काम होता है। और बिल्कुल, बहुत से लीडर्स एंड मैनेजर्स आज यहाँ पे मौजूद हैं, कम से कम 30,000 लोग। और आज की सबसे अच्छी बात तो हम सभी सीखेंगे वो ये है कि एक कप्तान एक शानदार टीम को बनाते हैं, लेकिन वो लीडर है जो एक बेहतर संस्कृति बनाते हैं और यही विरासत आप जीवन भर के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन अब हम फिटनेस के बारे में बात करने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि आप पहले ही टॉप पर होने वाली बात बताई थी और हमने वाकई में सनक देखी है जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था। लेकिन अब जैसे ही आपने कहा
था, आप उदाहरण पेशा करते हैं। हम सब जानते हैं कि आप फिटनेस, डाइट और न्यूट्रिशन पर कितना जोर डालते हैं, पर एक लीडर होने के नाते आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि टीम के हर खिलाड़ी से इसके बारे में पता होना चाहिए? क्योंकि अब ये एक आम बात हो गई है कल्चर में, जहां हर किसी को फिट रहना है और हर किसी को हेल्दी रहना है। अब ये एक आदत बन चुकी है। वैसे हाँ, अब तो आदत हो गई है, लेकिन शुरू शुरू में सबको थोड़ा समय लगा था इसका महत्व समझने में, सबको इसे अपनाने में। विराट, क्या आपको भी समय लगा था जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब मुझे तो 6 से 8 महीने लगे थे। इसके बाद तो मुझे रोज़ाना की आदत सी हो गई थी। पर मेरा असली मकसद यही थी कि मुझे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता तक पहुंचना था, ताकि मैं अपनी टीम को अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन दे सकूं। उस समय 2012 में अगर मुझे किसी बात की सबसे ज़्यादा दुख था, तो वो यह था कि हमारी टीम दुनिया के बाकी टीमों के मुकाबले काफ़ी पीछे थी, फिटनेस लेवल और एकाग्रता के मामले में। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैं यह सोचता था कि मुझे अपनी सर्वाधिक क्षमता को हासिल करना है, ताकि मैं जान सकूं कि फिटनेस से मैदान पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे खेल से कैसा बदलाव आएगा। और जब फिट होने की वजह से मुझे यह बदलाव खेल में देखने लगे, तब फिर मैंने इसे समझा और मैंने सब लोगों से खुलकर बातचीत की, और पूरी टीम को तैयार करने का यही एक तरीका था जिससे हम क्रिकेट में फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच सकते थे, खासकर कि टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर 5 दिनों तक लगातार खेलना पड़ता था। और यही सोच मुझे हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, क्योंकि हमारी टीम को किसी न किसी तरीके से दुनिया की सबसे अच्छी टीम बनाना था। अगर आप स्किल सेट को देखेंगे तो हम किसी से कम नहीं थे, बल्कि हम बाकी टीमों से बेहतर थे। पर वह फिटनेस थी जो हमें पीछे कर रही थी। और फिर मान लो जैसे फिट होना एक जुनून सा बन गया था। पर हाँ, थोड़ा समय लगा मुझे भी, पर मैंने रिजल्ट का इंतज़ार किया। पूरी टीम देखना चाहती थी कि फिटनेस से आखिर फ़र्क पड़ता है या नहीं। और फिर अचानक हमें रिजल्ट दिखने लगा। हमारे बॉलर्स भी 150 प्लस की रेट पर बॉलिंग करने लगे थे, और हमें विकेट मिलने लगे, और सबको लगा कि यह तो सही हो रहा है। हम जितने चाहे उतने रन ले सकते हैं, जितने चाहे उतने टेस्ट मैच जीत सकते हैं, अगर हम इसी तरह फिटनेस पर ध्यान दें। और इसी तरह यह टीम का एक कल्चर सा बन गया, जिसकी नियम अब स्टेट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जा चुकी है। अब हमें इसी तरह के खिलाड़ी देखने को मिलते हैं जो पहले से ही मैच के लिए तैयार होते हैं, जो फिट होते हैं, जो जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, जो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो आसानी से थकते नहीं हैं। तो इस तरह का अब एक कल्चर सा बन गया है। शुरू शुरू में थोड़ा समय लगता था, पर हर कोई फिट होना चाहता था। मोहम्मद सिराज का अगर मैं बात करूं, तो उसने आईपीएल में जब हमें कैंप पर जाना था, वहां से लेकर आज तक उसने बहुत मेहनत की है। अभी जिस दौर से वो गुजर रहा है, उसने अपनी जिंदगी से इससे ज्यादा मेहनत कभी नहीं की। और मैंने खुद देखा है कि आईपीएल में इससे कितना फर्क पड़ा है। उस समय वो एक अलग ही बॉलर था। उसका आत्मविश्वास तो समझो आसमान छू रहा था। उसने वही ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू की, और उसे मौके मिलते गए, और आज वो जो कुछ भी है वो उसका बिल्कुल हकदार है, क्योंकि उसने उतनी मेहनत की है। आप सैनी को भी देख लीजिए, जो अपने शेकर्स को साथ लेकर घूमता है। वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल शेक्स बनाता है, और शायद सबसे ज्यादा हेल्थी खाना भी खाता है। हर कोई फिटर बनता जा रहा है, हर कोई स्ट्रांग बनता जा रहा है। तो अब हमें कोई भी हल्के में नहीं ले सकता है। और वो दिन गए हैं जब जिम्नाशियम्स में स्क्वाशनगर के पोस्टर लगे रहते थे। अब हमारे ही लड़कियों की तस्वीर देखकर सब प्रेरित हो रहे हैं। और तो और घर पे भी सब ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगे तो बाकी सब भी आपकी देखा देखी अच्छा खाएंगे, क्योंकि इसी से लाइफस्टाइल बदलती है। यही हमें करना है। सिर्फ कप्तान होना जरूरी नहीं है, लीडर होना जरूरी है। और आप तो सभी को प्रेरित करते हैं, पर आपको कौन प्रेरित करता है विराट? आपके रोल मॉडल कौन है, और उनकी जिंदगी की किस बात से आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है? जब फिजिकल फिटनेस की बात आती है या मेंटल सेटअप की बात आती है, तो मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बड़ी प्रेरित हूँ। मुझे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर बहुत ज़्यादा पसंद है। वह मेरे रोल मॉडल है, ये बात तो सब जानते हैं। रॉजर फेडरर को खेलता देखना भी मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन अगर मैं असली प्रेरणा की बात करूं
और फाइटिंग स्पिरिट की बात करूं तो रोनाल्डो से ज़्यादा बड़ी प्रेरणा कोई नहीं हो सकता। और इस बात में कोई शक नहीं है कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एथलीट है और उनकी उम्र में भी इतना लगन के साथ इतनी मेहनत करना, मेंटली इतना मजबूत बने रहना, हर दिन हर चीज़ होने के बाद भी एकदम फिट रहना, कोई उनसे सीखे। इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। कभी कभी मुश्किल होता है कि जब आपको आसपास कोई नहीं हो तो आपका मन करता है कि हम अपने मन का कुछ भी गा ले और बाहर जाकर बोले कि हाँ, मैं अपना हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा सच्चे बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। और जैसे मैंने कहा कि कैमरा के पीछे दिन ब दिन जो होता है वो दूसरों को नहीं दिखता है और ये लोगों को आ, किसी में कभी महसूस नहीं होगा कि उनकी उम्र के होने के बावजूद वो जो भी आज कर रहे हैं, इससे मान लीजिए 2 या 3 गुना ज़्यादा वह अपने 20 या 30 साल की उम्र के बीच में कर रहे होंगे। और यह करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होना पड़ता है। इसलिए मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ और उनसे मुझे हर दिन प्रेरणा मिलती है। आज की एक और सबसे बड़ी सीख, हम सिर्फ खुद से ही जवाबदेही रहते हैं। जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो वहीं से हमें जवाब आता है, पर एक जवाब जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है, आपसे सुनना चाहते हैं विराट। आप क्रिकेट के खेल में विरासत के तौर पर पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि पहले ही दिन से एक ही लेगेसी रही है कि जब शुरू में मैं इस टीम में आया था तब इसकी जो हालत थी, अब जब मैं छोड़कर जाऊं तो वो बेहतर रहे। अगर मैं कुछ अच्छा कर ही जाऊं, यही मैं अपने करियर के अंत में देखना चाहूँगा कि मेरी वजह से लोगों से कुछ सांस्कृतिक बदलाव आए, सोच में कुछ बदलाव आए। ऐसा कुछ होगा तो मुझे बेहद गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। आपको सिर्फ अपनी स्किल बढ़ाने के लिए काम करना है और बस क्रिकेट खेलते रहिए और सोचिए कि मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं यह खेल सकता हूँ, मैं प्रदर्शन करूँगा, मुझसे रन बनाना पसंद है, मुझे स्कोर करना पसंद है, मुझे खेल जीतना पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि वो लॉन्जिविटी होती है जो आप पीछे छोड़कर जाते हैं। और अगर ये अगर ये फिटनेस कल्चर आगे आने वाले सालों तक टिका रहा और भारतीय क्रिकेट वही रहा जहां आज है, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होगा कि मैंने टीम के लिए कितना कुछ दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि कितनी मेहनत लगती है दिन ब दिन, क्या ख्याल आते हैं टीम के बारे में, टीम को अभी क्या करना चाहिए, आने वाले 3 4 5 सालों तक क्या करना चाहिए, युवाओं को समझना, बदलाव और अपने ही खिलाड़ियों को समझना, यह आपसे बहुत कुछ ले लेता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती है। ये मैनी सीजन्स, मैनी मैचेस, मैनी टूल्स, मैनी अप्स एंड डाउन्स, मैनी फेलियर, सक्सेस एज वेल का एक पूरा प्रोसेस होता है। पर हाँ, अगर यह फिटनेस कल्चर सालों तक चला रहा तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया। कमेंट्री में अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि उम्र का कैप्टनसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप इसमें बहुत जल्दी आ गए हैं और इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। लेकिन विराट, आप काफी लंबे समय से एक हर्बल लाइफ एम्बेसडर हैं। इस ब्रांड के ऐसे कौन से मूल्य है जो आपसे मेल खाते हैं? खैर, एसोसिएशन के मेरा मतलब था कि टाइमिंग इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं हो सकती थी। यह समय का एक बहुत सुंदर मेल था कि मैंने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया और महसूस किया कि हम सबसे व्यक्तिगत तौर पर कितनी क्षमता है, चाहे वो अपना न्यूट्रिशन बदलना हो या फिर सामान्य तौर पर सिर्फ अपना लाइफस्टाइल बदलना हो। मैं हर्बल लाइफ को एक एसोसिएशन की तरह देखता हूँ जो एक लाइफस्टाइल को दिखाता है। और जितने भी लोग हर्बल लाइफ से जुड़े हैं, अगर आप उनकी जर्नीज देखेंगे तो इन सब का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है।
ये सिर्फ उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना और रूटीन पाने के बाद इसे छोड़ देना नहीं, बल्कि ब्रांड के साथ टिके रहना है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल चॉइस बन जाती है। और ये मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये एक तरीके के कमिटमेंट है और इसलिए मैं इसे बहुत महत्व देता हूँ। एक और खास बात है, क्रिस्टियानो को भी हर्बल लाइफ स्पॉन्सर करता है और इसकी जो वैल्यू है वो बहुत सही है, और इसीलिए मैं इस ब्रांड का साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग अपने बेस्ट पोटेंशियल पर पहुँचे और सही चीज़ें खाएं, क्योंकि एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना, अच्छा न्यूट्रिशन लेना आसान नहीं होता। हाँ, आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, पर एक सही रूटीन के लिए क्या लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेने चाहिए, ये मायने रखता है। रिजल्ट देखिए और आगे बढ़ते रहिए, कुछ भी खाने से अपने आप को रोकें। हाँ, इसमें मेहनत लगती है और हर्बल लाइफ लोगों को इसी दिशा की ओर ले जाता है, जिससे वो अपने सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर सके, और इसलिए जो मेरा एसोसिएशन है वो बहुत खास है। और इसी खास अवसर पर आज 30,000 फैन आपको अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसा रोज़ा रोज़ नहीं होता। जाते जाते क्या आप हर्बल लाइफ परिवार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जैसे जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, समय थोड़ा अलग चल रहा है, इसलिए हम ऐसे मिल रहे हैं। पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे आप सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, फिर चाहे ये असल में हो या इस फॉर्मेट में। और अभी जो मैंने जतिन से कहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जो आपको सही लगता है वो करते रहिए, रोज़ मेहनत कीजिए, बेहतर बनिए, अपना बेस्ट दीजिए और एक स्वस्थ जीवन जीते रहिए, जैसे कि आप हर्बल लाइफ के साथ जी रहे हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और हम इसी तरह आगे भी बातचीत करते रहेंगे। भगवान आप सबका भला करे। विराट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे हर्बल लाइफ परिवार की तरफ से। हमें इसी तरह प्रेरित करते रहिए भविष्य में आने वाली सीरीज के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जतिन।